इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एस के। सरकारी नौकरियों में गरीब तबकों के लोगों को 10% आरक्षण देने के फैसले ने देश की राजनीति को अचानक नया मोड़ दे दिया है। इसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जो आगामी लोकसभा चुनाव में काफी अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन इस बीच कुछ सवाल भी है, जिसमें पहला तो यही है कि आखिर जाति के आधार पर आरक्षण कब तक जारी रहेगा, योग्यता को कब बढ़ावा मिलना शुरू होगा। हालांकि जिन जातियों को आरक्षण मिल रहा है उनका तर्क है कि आरक्षण से कुछ फायदा जरूर हुआ है, लेकिन जब आज भी दलित और पिछड़े वर्ग से जुड़ी जातियां पिछड़ी हुई हैं, तो फिर अगड़ी जातियों के लोगों को आरक्षण देने की मांग कहां तक तर्कसंगत है। सोचने वाली बात तो यह है कि देश में सरकारी नौकरियां ही कितनी हैं, क्या सभी को सरकारी नौकरियां मिल सकती हैं। इसके बाद भी विशेष रूप से सरकारी नौकरी के लिए आरक्षण की मांग उठती रही है। राजनीतिक दल देकर तमाम जातियों को अपने पीछे चलने को मजबूर कर रहे हैं। वे आरक्षण के जरिए वोट हासिल करना चाहते हैं। शायद इसी को देखते हुए लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सवर्णों को आरक्षण देने का बड़ा दांव किया। देखा जाए तो आरक्षण का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों को आरक्षण मिलना कहीं से सही है। क्या ये लोग आरक्षण पर आरक्षण का लाभ लेकर अपने वर्ग से ही जुड़े लोगों, ऐसे लोगों का हक नहीं मार रहे हैं जिन्हें वाकई में आरक्षण की दरकार है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो क्या अब आरक्षण पर ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। सवाल लगातार बढ़ रहे हैं। तो चलिए जनता मांगे जवाब में आज चर्चा आरक्षण एक्सप्रेस के इसी मुद्दे पर। तो मोदी सरकार का सामान्य वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने का फैसला निश्चित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव में कामयाबी हासिल करने के इरादे से लिया गया है, लेकिन इसके नतीजे उलट भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देश की आबादी के लगभग 11.5% सवर्ण तबके का एकजुट समर्थन मिला था। लेकिन पिछले 4.5 वर्षों के दौरान विभिन्न वजहों से सवर्ण मतदाताओं का आधार भारतीय जनता पार्टी से छिटकता रहा है। शायद इसी के चलते बीते साल के अंत में 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को सत्ता से भी हाथ धोना पड़ा। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार कोई झटका नहीं चाहती। यही वजह है कि वो सवर्णों को रिझाने के लिए आरक्षण बिल लाई है। हालांकि इस बीच कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। तमाम सवालों को लेकर चर्चा शुरू करें। चलिए उसके पहले देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी का मास्टर स्ट्रोक, सवर्ण जातियों को आरक्षण का झंझना। बड़ा सवाल, क्या आरक्षण से प्रतिभाओं के साथ नहीं हो रहा अन्याय। दिल्ली की सर्द हवाओं में 7 जनवरी को उस वक्त सियासी पारा अचानक बढ़ गया जब खबर आई कि केंद्र की मोदी सरकार सामान्य वर्ग के गरीबों को अलग से 10% आरक्षण देगी, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई आरक्षण की अधिकतम 50% सीमा से अलग होगा। हालांकि इसे जमीनी हकीकत में बदलने के लिए मोदी सरकार को संविधान में संशोधन करने की जरूरत थी। मतलब इस पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मुहर लगवानी थी, जो मंगलवार को लोकसभा में लग भी गई। सदन में लगभग 5 घंटे की चर्चा के बाद रात को विधेयक पर मतदान हुआ। समर्थन में 323 मत पड़े, जबकि विरोध में केवल 3 मत डाले गए। सवर्ण आरक्षण बिल लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जा पहुंचा। हालांकि यहां बिल को लेकर विपक्ष ने जोरदार विरोध भी किया, लेकिन हंगामे के बीच बिल पेश होकर आगे बढ़ गया। राजनीतिक विश्लेषक 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं।
उनका कहना है कि राजनीतिक दल इस कदम को लेकर मोदी सरकार की मंशा और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की दलील में उलझा सकते हैं, लेकिन शायद ही कोई दल खुलकर इस निर्णय की मुखालफत करेगा, क्योंकि अब जब आम चुनाव एकदम सिर पर हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी पार्टी सामान्य वर्ग का विरोध नहीं झेलना चाहेगी। वैसे आरक्षण की मौजूदा सीमा से अधिक आरक्षण देने की कोशिश कई बार और कई सरकारों ने की है, लेकिन हर बार सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज किया है। पिछली बार 2014 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने चुनाव से ठीक पहले जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में शामिल कर आरक्षण का लाभ देने की घोषणा की थी, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पिछड़ेपन के लिए सिर्फ जाति को ही आधार नहीं बनाया जा सकता। पिछड़ेपन का आधार सिर्फ सामाजिक होना चाहिए, न कि शैक्षिक या आर्थिक रूप से कमजोरी। वहीं मोदी सरकार आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण देने जा रही है। आरक्षण की जो एक्सप्रेस चल रही है, उसे लेकर एक सवाल ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ ले रहे परिवारों पर क्या कोई रोक नहीं लगनी चाहिए? दरअसल कई परिवार ऐसे हैं जो वर्षों से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जबकि कईयों को अब तक इसका लाभ नहीं मिला। ऐसे में क्या ये जरूरी नहीं है कि जिन परिवारों ने सालों साल आरक्षण का लाभ लिया है, उन्हें आगे कोई लाभ नहीं दिया जाना चाहिए? साथ ही एक और बड़ा सवाल ये भी है, क्या 50% से ज्यादा आरक्षण रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन नहीं होगा? दरअसल अपने कई फैसलों में सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि कुल मिलाकर 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। अभी मौजूदा स्थिति में अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिल रहा है। कुल मिलाकर 49.5% आरक्षण दिया जा चुका है। विशेषज्ञों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के लिए 50% की सीमा तय कर रखी है। आरक्षण आंकड़ा 50% को पार करता है तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल स्क्रूटनी करेगा। बावजूद इसके आरक्षण की एक्सप्रेस लगातार आगे बढ़ रही है और लोग इस पर सवार हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या आरक्षण से प्रतिभाओं के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? क्या इन प्रतिभाओं के साथ न्याय नहीं होना चाहिए? जरूरी है सरकार इनकी ओर भी देखे, नहीं तो आरक्षण की एक्सप्रेस चलती रहेगी और प्रतिभा उसके नीचे दबती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो भारत में आरक्षण की शुरुआत 1882 में हंटर आयोग के गठन के साथ हुई और तब से लेकर अब तक आरक्षण चला रहा है। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब साल 1990 में ओबीसी के लिए आरक्षण की नीति लागू की थी, जिसे हम सभी मंडल आयोग के तौर पर जानते हैं, तब उनके इस कदम को मास्टर स्ट्रोक कहा गया था, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल उनके इस कदम का खुलकर विरोध नहीं कर पाया था। मौजूदा दौर में जब बीजेपी ने जनरल कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए 10% आरक्षण लागू करने की घोषणा की, तो इसे भी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। बीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार हालांकि अपने इस महत्वपूर्ण कदम के बाद महज 1 साल ही सरकार में टिक पाई थी। उन्हें इस कदम का कोई बहुत अधिक लाभ नहीं मिल पाया था, लेकिन मंडल आयोग लागू करने का असर उत्तर भारत समेत पूरे देश की राजनीति पर पड़ा। वहीं अब बीजेपी इस कदम को भी मास्टर स्ट्रोक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोई भी दल इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। जैसा कि मंडल आयोग को उसकी घोषणा होने के बाद कुछ सालों बाद ही लागू किया जा सका था, उसी तरह आरक्षण से जुड़े इस नए बिल को लागू करने में भी कुछ वक्त तो जरूर लगेगा। वैसे एक बात और है कि सवर्णों को आरक्षण देकर भी मोदी सरकार को बहुत अधिक फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा। इसका एक कारण तो यह है कि देश में सवर्णों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है और दूसरा यह वर्ग पहले से ही बीजेपी का समर्थक रहा है। उत्तर भारतीय राज्यों की राजनीति में सवर्ण जातियां अहम किरदार अदा करती हैं, जबकि इस बात का कोई आधिकारिक आंकड़ा अभी तक नहीं है कि अलग अलग राज्यों में कितने प्रतिशत सवर्ण मौजूद है। अगर हम सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी के सर्वे की बात करें तो उसके अनुसार देश के अलग अलग राज्यों में सवर्ण जातियों के लोगों की संख्या 20 से 30% के बीच है। हिंदी भाषी राज्यों की बात की ओर रुख करें तो बिहार में 18%, मध्य प्रदेश में 22%, तो उत्तर प्रदेश में 25% सवर्ण जाति के लोग हैं।
और सबसे ज्यादा दिल्ली में 50% मतदाता सवर्ण है, जबकि सबसे कम छत्तीसगढ़ में 12% ही सवर्ण जातियां निवास करती है। इसके अलावा कुछ गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी सवर्णों की संख्या ठीक ठाक समझी जाती है, जैसे कि पश्चिम बंगाल और पंजाब में लगभग 48% सवर्ण जाति के लोग हैं, जबकि सबसे कम तमिलनाडु में 10% सवर्ण जातियां रहती हैं। तो आरक्षण एक्सप्रेस के इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस विधायक हैं सोहनलाल बाल्मीकि जी। सोहनलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी विधायक हैं आशीष शर्मा जी। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत है। सपा के संरक्षक हैं अजय जी, आपका स्वागत है। और अजाक्स के जिला अध्यक्ष हैं अशोक कुमार बैन जी। अशोक जी, आपका स्वागत। पहले आशीष जी, आपसे मास्टर स्ट्रोक नियत साफ है क्या? बिल्कुल नियत साफ है। हम चाहते हैं कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े सवर्ण वर्ग के लोग हैं उनको भी बराबरी पर आने का अधिकार मिले, और आरक्षण उनके लिए आवश्यक है। बरसों से इस तरह की मांग देश के विभिन्न कोनों से उठती आई है, और पिछले 1 वर्ष में हमने देखा होगा कि पूरे भारतवर्ष में सवर्ण आंदोलन भी गति पकड़ रहा है। तो कहीं न कहीं आरक्षण का वास्तव में मैं तो मतलब यही मानता हूं कि जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, उनको अगर आरक्षण का लाभ मिलेगा तो वो अन्य वर्गों की बराबरी पर आ पाएंगे। सवर्ण समाज में भी कई परिवार ऐसे देखे गए हैं कि जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए आरक्षण की आवश्यकता मैं इन वर्गों के लिए समझता हूँ। मोदी सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला ये सवर्ण समाज के हित में लिया है। बिल्कुल आशीष जी, कितना फैसला सवर्ण समाज के लोगों को फायदा पहुंचाएगा ये जैन साहब से जानेंगे, लेकिन एक सवाल, 4 साल 8 महीने बाद आपको याद आई जब मात्र 4 महीने शेष बचे। मैंने पहले ही बताया कि मास्टर स्ट्रोक विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लगाया था, 1 साल से ज्यादा नहीं चली थी। मास्टर स्ट्रोक आपने भी लगाने का प्रयास किया है, और आगे क्या नतीजा आएगा तो कह नहीं सकते, लेकिन अंदाज यही लगाया जा रहा है कि कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन सवाल हमारा ये है कि जब 4 महीने शेष बचे हैं, ठीक ठाक सीधे साधे दिख रहा है कि ये वोट की राजनीति। देखिए, आपने देखा होगा मोदी सरकार ने कई कठोर फैसले भी लिए हैं, जिनको अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा भी लगता है कि ये फैसले राष्ट्रहित में अच्छे हैं, लेकिन जनता को कई बार उन फैसलों के कारण कुछ परेशानी महसूस हुई, ऐसा हमने देखा है। लेकिन ये फैसला भी इसको राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। सामाजिक समरसता के लिए और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए ये फैसला आवश्यकता रही। बात इसकी टाइमिंग की, तो सरकार में बहुत लंबे समय से इस बारे में विचार चल रहा था। अब ये सरकार ने तय किया है कि इसको अभी लागू किया जाए और सदन में पेश किया जाए, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि चुनाव को दृष्टिगत रख के उन्होंने फैसला लिया है। फिर सदन में तो पेश हो गया, पास भी हो गया, राज्यसभा में अभी चर्चा चल रही है। बाल्मीकि जी, आप भी, आपका दल भी इसके समर्थन में है, लेकिन जो हमारा सवाल था, आपने भी 10 साल राज किया है, आपने ये नहीं किया, बीजेपी ने ये कर दिखाया। ये जो किया है जी, इसके पीछे आपकी क्या नियत, इनकी मंशा, इनकी जो नियत है जी, तो उसमें क्या, उसमें शंका नहीं जाहिर हो रही इस बात के लिए? जी, वो तो मैंने जाहिर कर दी उनसे। वो आपने भी कर दिया, मैं भी बोलना चाहता हूँ इस बात को, क्योंकि सवर्णों का जिस तरीके से पूरे देश के अंदर में जो आंदोलन छिड़ा और जो बात आई, और उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को ये बात को एहसास हुआ, क्योंकि सवर्णों का जो वोट बैंक है वो अधिकतर बीजेपी को बिलोंग करता है जी। तो जिस तरीके से वोट बैंक जो खसका और खसकने की कोशिश जो हो रही है, तो उससे चिंतित होकर बीजेपी ने इस आरक्षण को लागू करने का प्रयास कर रही है वो। तो निश्चित रूप से देखिए, हम लोग ने आरक्षण का विरोध तो नहीं किया, हमारे लोगों ने नहीं किया, संसद में पूर्ण रूप से इसको पारित किया गया, मगर सवाल इस बात का कि क्या इसको वाकई में आरक्षण देने के लिए ये किया जा रहा है कि 2019 के डर के कारण किया जा रहा है? सवाल यही बात होती है। इनकी यदि मंशा सही होती, जो आप पहले भी बोल चुके, मैं भी ये बात बोलना चाहता हूँ कि कहीं इनकी मंशा साफ नहीं है सवर्ण के लिए कि उनको सही मायने में आरक्षण दिया जाए या उनकी मदद की जाए। ये सिर्फ राजनीतिक एक स्टंट मान के चलते हैं कि 2019 तक में किस तरीके से लोगों को वोट बैंक इकट्ठा करें, वो राजनीति चल रही कि देश के अंदर में पहले भी भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के देश में अराजकता फैला के कहीं ना कहीं लोगों को गलत भ्रम फैला के वोट बटोरना चाहती है। वो चाहे वो हर किसी के मामले में, चाहे राम मंदिर के मामले में हो, चाहे अन्य मामले में, इस तरीके की राजनीति करके वोट बैंक लेना चाहते हैं। और बहुत ज्यादा सकारात्मक कोई इस पे देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के बाद आने के बाद हुआ हो, ऐसा मुझे लगता नहीं। बिल्कुल।
हम आप दोनों लोगों से बाद में आएंगे, जानना चाहेंगे कि आखिर ये अब ठीक है, लाभ मिलना चाहिए, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 50% से ज्यादा जो वाकई में प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके साथ अन्याय नहीं होगा। जैन साहब, आप सपाक से जुड़े हैं और ये जो फैसला करने जा रही है सरकार, बिल लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा में भी बहस चल रही है, मुझे लगता है पास ही हो जाएगा, हालांकि थोड़ा बहुत विरोध चल रहा है। लागू होने में भी बहुत लंबा समय आएगा, याचिका भी कोई दायर करेगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, व्यवधान बहुत सारे हैं, लेकिन अगर ये पास होता है तो क्या ये सवर्णों के साथ न्याय है या अन्याय है? देखिए, इसको दो रूप में देखता है सपाक। पहला स्वरूप तो ये कि हम पिछले कई वर्षों से संघर्षरत हैं, देश में अन्य भी कई संगठन है जो संघर्ष करते रहे हैं आरक्षण की पूरी व्यवस्था को लेके। हम इसको इस सेंस में पॉजिटिव लेते हैं कि कहीं हमारी बात सुनी गई जी, कहीं उस पर तवज्जो देना राजनीतिक दलों ने चालू किया, यहां तक ये पॉजिटिव है। इससे हट के सपाक इस पूरे प्रावधान का कतई समर्थन नहीं करता। हम शुरू से पहले दिन से सैद्धांतिक रूप से ये कहते आए हैं कि हम आरक्षण की आमूलचूल समीक्षा चाहते हैं जी। आरक्षण की समीक्षा करें। आरक्षण में आज देश में जो हालात हैं उसमें जो कारण सन 47 में या उसके पहले रहे होंगे उनसे आज हालात बहुत बदल गए हैं। अब जो वास्तविकता है वो आर्थिक है, पिछड़ापन जो है वो आर्थिक है। आरक्षण का पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी संरचना का आधार आरक्षण का आर्थिक होना चाहिए, हम इसके समर्थन में हैं। ये एक बात। दूसरी बात जिससे हमें आपत्ति है वो आपत्ति ये है कि जो आपने बिल्कुल सही कहा है कि अगर आरक्षण जिस तरीके से, जिस गति से लगातार इस देश में बढ़ता रहा है, 22.5%, फिर उसके बाद 27% ओबीसी का आया और अब 10% सवर्णों का दे दिया। कल कोई और ग्रुप खड़ा होगा, कोई और चीज खड़ी होगी तो आप बढ़ा के इसको 70 करेंगे, 70 से 80 करेंगे। मेरिट कहां जाएगी? हमने कभी योग्यता को हम क्यों सप्रेस कर रहे हैं, क्यों योग्यता को मार रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा निर्णय है कि आरक्षण की व्यवस्था एक सीलिंग है, 50% से ऊपर नहीं हो सकती, चाहे किसी भी वजह से आप दे रहे हो। तो तय है कि ये जो प्रावधान किया गया है इसके राजनीतिक पहलू क्या है वो आप डिस्कस कर चुके हैं, मेरी अपनी सीमा है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो अंडरस्टूड है जो भी आप कह रहे हैं वो। तो ये बिल्कुल तय है कि ये चीज कल के दिन राज्यसभा में पास हो जाने के बावजूद भी कोर्ट में चैलेंज होगी और कोर्ट में पूरे चांसेस हैं कि यह टर्न डाउन हो जाएगी। तो नतीजा सिफर होने वाला है। हमें जो हासिल हुआ वो सिर्फ इतना हुआ कि कहीं ना कहीं हम जो आवाज उठा रहे हैं वो सुनी जाने लगी है। इससे अधिक सपाक्ष को कोई फायदा नहीं हुआ। सुनी जाने लगी है, लेकिन सपाक्ष आवाज उठाता रहा है कि प्रतिभाओं के आधार पे मेरिट बननी चाहिए। ये तो और ज्यादा हो गया। हाँ, मैं और कम हो गई। एग्जैक्टली बिल्कुल, हम इसके कतई समर्थन में नहीं है। अगर ये पूरा दायरा 50% के अंदर रखा जाता, और सपाक्ष ने, आपको पहले भी चर्चा में मैं आया हूं, बड़ा सीधा सा आज दूसरे वर्ग भी मांग कर रहे हैं। आप देखिए, अभी आपने कहा कि टोटल सवर्ण जो है वो देश में 20-22%, ठीक है, आपने 10% आरक्षण दे दिया। हालांकि ये भी भ्रांति में दूर कर दूं कि आप और हम इसको बहुत गलत तरीके से ले रहे हैं। ये सवर्णों के लिए आरक्षण नहीं है इसमें मुस्लिम भी शामिल हैं, इसमें ईसाई, वही आपसे सवाल करने वाला था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे वर्ग इस सवर्ण में, इस जो आरक्षण में सब आ गए हैं। इसलिए इसको सवर्ण आरक्षण जैसी संज्ञा देना और उसकी बात करना ये बेमानी है और फिजूल है और इसको भ्रामक है कहना चाहिए। ठीक है ना? तो इसमें सारे वर्ग आ गए। अब आपने देखा होगा कि संसद में बहस चल रही थी, तभी लोगों ने ये कहा कि हमारी आबादी 52% है, हमें तो 52 मिलना चाहिए, मेरे को 27 क्यों मिल रहा? सपाक्ष ने बहुत सीधा सा सलूशन दिया था, और जो सलूशन हम बार बार कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी, उसकी आबादी के मान से उसके प्रोपोर्शन में 50% की सीमा में आप सबको शामिल कर दीजिए और बाकी 50% योग्यता के लिए छोड़ दीजिए। बिल्कुल सही बताया। लेकिन इस पे बैन साहब का हम विचार जानना चाहेंगे। हमारे साथ एक दर्शक हैं, ओंकार जाटव जी हैं मुरैना से। ओंकार जी, सवाल करें। नमस्कार ओंकार जी, आवाज धीमी आ रही, थोड़ा तेज बोलिए। मैं सर ये पूछ रहा हूँ, मैं जाटव जी हूँ, हमें मिला है, सर हमें मिला था, हमें आरक्षण मिला था पहले आरक्षण मिला था पहले जी। आज पूरे समाज को मोदी जी आरक्षण दे रहे हैं, 10%, 70%, 20%। मोदी जी क्या चाहते हैं? आपने भी
साथ में आ गए तो आने की चाहत में तो सब कुछ दे रहे हैं आरक्षण। आ रहा तो आ रहा हो, ये क्यों कर रहे हो? बस ये आवाज आप क्या सवाल कर रहे हैं मुझे समझ में आया नहीं, एक बार फिर बोलेंगे? मैं ये पूछा था, मोदी जी ने 10% आरक्षण सब्सिडी हो गया लागू। मोदी जी ने 10% आरक्षण सब्सिडी हो गया लागू। अब इनको ये पूछो कि 10% लागू कर दिया तो देश में घोषणा करी थी सब समाज के लिए कि नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लागू तो करके नौकरी तो दी नहीं। अब चुनाव आ गया तो सब चीज लागू करो। बिल्कुल, अब आया समझ में कि चुनाव आ गया, माने भाजपा से सवाल है आपका, चुनाव आ गया तो अब आपको 10% आरक्षण देके सवर्ण भी याद आने लगे। हम आशीष से उत्तर लेंगे। बहन साहब, हम आपका विचार जानना चाहेंगे इस आरक्षण 10% आरक्षण को लेकर के। जैसा कि सपाक्स के हमारे जैन साहब ने कहा है 50% योग्यता के लिए छोड़ दें, 50% में सब जातियों को समाहित कर दें, इस पे आपका क्या विचार है? और जो मोदी जी 10% सवर्णों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने जा रहे हैं उसमें आपका क्या मत है? अजाक्स का क्या मत है? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि भारतीय संविधान में आरक्षण जो दिया गया है जी, वो जातिगत रूप से जो लोग पिछड़े थे जी, उनको संविधान में प्रावधान किया गया, उनको भागीदारी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। जी। मोदी जी ने 15% के लोगों को 10% आरक्षण दे दिया जी, और जो लोग 52% हैं जी, उनको 27% आरक्षण दिया जी। तो हमारी तो पहले से मांग है कि भाई जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। जी। तो मैं तो मोदी जी के इस जो किया है, उन्होंने आरक्षण दिया है, जी, स्वागत करता हूं, पर आर्थिक रूप से जो दिया है वो संविधान के विरोध है। जी। पर हम उसका विरोध नहीं करते, हम उसका समर्थन करते हैं। जी। तो हम तो ये कहते हैं कि 5% और दे दिया जाए। जी। 15% उनका आरक्षण कर दिया जाए। पिछड़े भाई जो हमारे 52% 15% ही है, वो 15% ही है टोटल। लेकिन अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में 50%, पूरे देश की स्थिति बता रहा हूँ साहब। नहीं, आपको कैसे अलग अलग राज्यों में उस तरह आरक्षण होगा ना? फिर नहीं, तो अलग अलग राज्यों में भले आरक्षण हो, लेकिन जो 52% जैसी जिसकी 15% संख्या है उसके भले राज्यों में अलग 15% देके अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से उसको लागू कर दें। पर उनको मैं तो कहता हूँ 15% दे दिया जाए। इसमें मुस्लिम और ईसाई को नहीं जोड़ेंगे? क्यों नहीं जोड़ेंगे, बिल्कुल निश्चित तौर पर जोड़ेंगे। सब मिला के 15 है भाई। जो नहीं, मुस्लिम उसका नहीं है, सिर्फ उसमें श्रवण की बात चल रही है। अल्पसंख्यक और जो अदर बैकवर्ड है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं श्रवण की बात कर रहा हूँ। नहीं, इसमें जो 10% है इसमें मुस्लिम और ईसाई भी अभी जो आरक्षण की बात चली वो सिर्फ श्रवण की बात चल रही है। उसमें इस 10 में मुस्लिम नहीं, लेकिन आर्थिक रूप से पहले भी प्रावधान ही नहीं है। अभी तो बहुत बड़ा इसमें दिक्कत आएगी। माननीय मोदी जी के आपको सवाल समझा दूं। जी जी। ये जो 10% देने जा रहे हैं, जैन साहब ने बोला, इसमें मुस्लिम और ईसाई भी हैं। जो आपने कहा ना 15% सवर्ण, नहीं, इसमें पूरे मुस्लिमों को भी जोड़िए और सवर्णों को जोड़िए, फिर प्रतिशत। तो सवर्ण क्या मुस्लिम, हमारे सपाक्स के साथी तो कहते हैं कि इनके साथ सवर्ण, सपाक्स के सभी है, सवर्ण भी हैं, पिछड़े भी है, फिर क्यों विरोध होना? जब 52% है पिछड़े भर भाई, उनको क्यों दिक्कत आ रही है? जब भाई 10 आप हो जाएंगे लगभग 15% के लोगों को अगर मुस्लिम और ईसाई और सवर्ण जोड़ दें कितने हो जाएंगे? मेरा निवेदन है जैन साहब, मैंने बहुत सुना आपको, मैं आप ही से उत्तर दूंगा, लेकिन जी जैन साहब, देखिए, देश के स्तर पे अगर बात करें तो कुल मिला के करीब मुस्लिम, सवर्ण, मैं बता दे रहा हूँ, करीब 75-77% आबादी पिछड़ा और SC/ST की होती है देश के स्तर पे अगर हम बात करें। बाकी जो 25% आप बचते हैं उसमें ईसाई, मुस्लिम और अन्य सभी जो आरक्षण में नहीं आते वो सारी जातियां। अभी तक तो मेरे से 2011 की जो जनगणना है जी, उसके अनुसार तो 85% SC/ST, OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग, धर्म, धार्मिक अल्पसंख्यक वगैरह हैं। बाकी 15% जो वो आपकी जनगणना में गलत है। वो गलत नहीं है। मुस्लिम अकेले हिंदुस्तान में कितने हैं? अब ये इसकी जनगणना से, इससे हमारा खैर इसका कोई आंकड़ा अपने पास नहीं है जी, लेकिन फिर भी मैं सवर्णों को एक तरफ जाए, नहीं सवर्णों की बात, लेकिन मुस्लिम कितने हैं अकेले? नहीं, अपन को देखिए मुस्लिम कितने हैं ये तो मैं इसमें बिल्कुल आपको एक्चुअल चीज नहीं बता पाऊंगा जी। मेरा ये कहना है कि श्रवण को जो आरक्षण 10% दिया गया है जी, जब आप ही कह रहे हैं कि 25% लोगों को 10% आरक्षण दिया है और 52% लोगों को 27% आरक्षण दिया गया है,
तो आप तो जनसंख्या के आधार पर आरक्षण सबको देने, मैं तो ये कहता हूँ योग्य। अब जब आप खुद ही देने यही कह रहे थे कि आरक्षण खत्म किया जाए, अब वही लोग फिर आरक्षण की अब वो भी आरक्षण में आ गए। जैन साहब बोल रहे हैं तो छलावा है। नहीं, छलावा क्या है? 50%, वो तो इस बात को नहीं मान रहे। आप खुद ही कह रहे हैं 50 के नीचे ही रहे। अभी आप आरक्षण का विरोध कर रहे थे, अब आरक्षण आपको मिलने लगा तो आप भी आरक्षित वर्ग में आ गए। अब मेरा तो यही कहना है कि भाई जिसकी जितनी संख्या है, आप वही कह रहा हूँ बार बार कि 10-15% वालों को 10% जी, और 52% वाले को 27%, मतलब ये तो बहुत विरोधाभास है। मैं माननीय मोदी जी के जैन साहब मैं आपकी बात सुना, मेरी बात सुन लें आप। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप 10% क्यों, आप पूरा 15% दे दें, जिसकी जितनी संख्या उसके हिसाब से उनको आरक्षण दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। रहे हैं उन्हीं बाबा अम्बेडकर जी के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 100% आरक्षण कर दें देश में। मैंने कब मना किया कि ऐसा नहीं है, लेकिन अगर सरकारें देना चाहती हैं, अगर वो कह रहे हैं कि भाई इसमें पहली चीज तो ये आप समझ लीजिए कि आर्थिक आधार पे संविधान में कहीं भी प्रावधान नहीं है कि किसी को आरक्षण दिया जाए। संविधान में संशोधन कर रहे हैं, वो संविधान संशोधन करने के लिए बहुत अभी लंबी प्रक्रिया है सर। मैं तो संविधान में संशोधन तो आजादी जब संविधान बना है उसके 10 साल बाद से ही चालू हो गया। बिल्कुल हो गया। आरक्षण तो 10 साल के लिए था। नहीं, आप गलत नहीं, तो आरक्षण आप नहीं, त्रिपाठी जी आप उसको बिल्कुल स्पष्ट रहे। 10 साल की आरक्षण केवल राजनीतिक था जी, राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए था, ना कि भागीदारी का किसी आर्थिक और सामाजिक आधार आरक्षण था। उसकी कोई समय सीमा नहीं थी। उसमें स्पष्ट है कि जब तक ये लोग भागीदारी में स्पष्ट पूरी तरह बराबरी पे ना आने, जब तक आरक्षण लागू रहेगा। 10% का मामला है, वो राजनीतिक आरक्षण है। इस बात को आप मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। जैन साहब बोलना चाह, लेकिन 2-3 दर्शक उनके सवाल ले लेते हैं। जैन साहब, भोपाल से भागवत अहिरवार जी हैं। अहिरवार जी सवाल करें। सर मैं अभय जैन सर से बात करना चाह रहा हूँ सर, उनसे सवाल करना चाह रहा हूँ। किनसे? अभय जैन सर जो है ना सपाक्स के, वो सुन रहे हैं, आप सवाल करें। सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, जो स्वर्ण वर्ग को जो 10% आरक्षण दिया है, तो सर कल से ओबीसी वर्ग भी अपना हिस्सा मांगेगा, वो 52% है, उनके लिए क्या करोगे सर? कल से सड़क पे आ जाएंगे सर जी, ओबीसी वर्ग सड़क पे आ जाएगा। हाँ सर, चलिए। जैसे देशों में देख रहे हैं, बना जो प्रदेशों में जैसे जाट आंदोलन होगा, गुर्जर आंदोलन हो गया, राजस्थान में जाट हो गया, हरियाणा में पाटीदार, ये लोग अपना ये जैन साहब बेचारे क्या उत्तर देंगे? ये तो सत्ताधारी दल के आशीष जी को देना चाहिए इसका उत्तर। एक और दर्शक है मथुरा से, अजय कुमार जी सवाल करें। ये मेरा सवाल आशीष जी से है जी। मैं जानना चाह रहा हूँ जी कि मोदी जी को जनता ने इतने वोट दिए। आशीष जी से मेरा सवाल है। जी आप सवाल करें, सुन रहे हैं आशीष जी। इतने वोट दिए जनता ने बीजेपी को, और मोदी जी को पूरे बहुमत के साथ लोकसभा में पहुंचाया, तो क्या बीजेपी ये बताना चाहती है कि हम तो सब कुछ लागू करना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रोक रहा है? मंदिर मुद्दे पर भी यही स्थिति है, और अब ये नया आरक्षण ले। देखिए हम प्रयास कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है ही, कानून की व्याख्या जो सुप्रीम कोर्ट करता है वही मान्य होती है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं जनता से जुड़े हुए मुद्दों को, जनता के हितों को संसद के पटल पर रखकर और पास कराने का। हम इसमें जहां तक सफल होते हैं वहां तक आने वाला समय बताएगा, लेकिन हमारी मंशा स्पष्ट है कि जो वंचित हैं, जो उपेक्षित हैं, उनको भी उनका अधिकार मिलना चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनको अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। अहिरवार जी ने कहा इस तरह जो शुरू हो रहा है ना, तो देश भर में अलग अलग जातियों से अलग अलग आंदोलन चालू हो जाएंगे। आशीष जी अहिरवार जी ने सवाल किया था कि अब सवर्णों पे भी अगर आरक्षण की बात कही, जो जहां है, देखिए ये तो काफी लंबे समय से चल रहा है। राजस्थान में आंदोलन होते हैं, उत्तर प्रदेश में आंदोलन होते हैं, विभिन्न समाजें अपने अधिकारों के लिए समय समय पर आंदोलन करती है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो आरक्षण की व्यवस्था देश की आजादी के बाद लागू की गई थी, उसमें अब में 70 साल का समय निकल चुका है, और 70 साल में भारत की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जो छुआछूत एक समय में अभिशाप थी, आज वो छुआछूत हमको बहुत कम जगह देखने के लिए मिलती है, और इसलिए कहीं न कहीं आपस की समरसता बढ़ी है, और आरक्षण की व्यवस्था पर भी इसमें समरसता कैसे बढ़ जाएगी? ये तो और जात विभेद पैदा हो रहा है। नहीं, आरक्षण देकर मैं वही कहना चाह रहा हूं आपसे कि आरक्षण पर जो पिछले 70 वर्षों में जो भी हुआ है,
उनके कारण कितने लोगों को लाभ मिला है, कितने परिवारों को आरक्षण का लाभ मिला है, इस सब व्यवस्था की पूरी समीक्षा होना चाहिए। चलिए बाल्मीकि जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? दो बाल्मीकि जी, दो दर्शक और हैं, वो क्या उनके ले लेते हैं। देवास से हैं दर्शक रामचंद्र शुक्ला जी, स्वागत, सवाल करें। हाँ जी, मेरा ये सवाल है सर जी कि 70 वर्ष में कांग्रेस की सरकार रही जी, लेकिन आरक्षण पे उसने कभी अपना मतलब जो है इस प्रकार का वो नहीं दिखाया जी। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने थोड़े समय में ही अपना इतनी हिम्मत की, तो कम से कम 10% आरक्षण जो है सामान्य वर्ग को, गरीब लोग है उनको दिया। चलिए, ये सब वोट की राजनीति है शुक्ला जी, आप समझते रहिए। एक और दर्शक है बिलास नागदोरे भोपाल से। बिलास जी, स्वागत, सवाल करें। जी सर, मेरा सवाल बीजेपी और कांग्रेस के दोनों एमएलए से है जी। जेटली जी ने भी संसद में कहा था कि जो आरक्षण की 49.5 की जो सीमा है जी, वो 16(4)(a) के तहत है आर्टिकल में जी। अब चूंकि सरकार ने जो है 10% आरक्षण बढ़ा दिया और दोनों पार्टियों ने उसका समर्थन कर दिया जी, तो क्या ये लोग संविधान से परे इस चीज का समर्थन करना चाहते हैं या देश के संविधान को डिमोलिश करना चाहते हैं? संविधान में संशोधन कर देंगे, इनके हाथ में तो सब कुछ है। वही तो सर जी, राजनीति है, देखते जाइए। क्या मैं यही पूछ रहा था। जी जी जी, बाल्मीकि जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर आप दोनों सूत्र फिर जो पहले दर्शक ने जो सवाल पूछा था आशीष जी से जी, तो उनके मन में यही शंका थी कि भाई जब आपको मालूम है कि 50% से ज्यादा आरक्षण में नहीं जाएगा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट में कोई न कोई कर देगा, तो उन्होंने यही कहा था कि क्या इस मंशा के अनुरूप क्या है, तो इनकी मंशा क्या है इसके पीछे जी, सवाल इस बात का था। अभी हमारे दर्शक साथी ने ये बात बड़ी अच्छी रखी है, कहीं न कहीं उनको भी इस बात की चिंता है कि किस तरीके से आरक्षण को कानून के दायरे से बाहर करके ला, आपने कहा कि बिल लेकर आ जाएंगे, तो ये तो आशीष जी बता देंगे कि कैसे उसको लागू करेंगे, क्योंकि हमारा किसी जैसे जो बिल आया है उस बिल में ये कहा कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, चाहे वो किसी मतलब स्वर्ण समाज में किसी भी समाज के अंदर में आता हो, उन सबको आरक्षण देने की बात है। तो अब ये बात बीजेपी स्पष्ट करेगी इस बात को कि किस तरीके से वो लागू करेंगे, लागू करने की मंशा है कि सिर्फ राजनीति करने की मंशा है। अभी बाल्मीकि जी मैं आपको बता दूं, आशीष जी सत्ताधारी दल से हैं, उनको बोलना भी चाहिए, उनको तो इसको लेकर आए हैं। इसका अभी तक कोई क्राइटेरिया ही तय नहीं, ये तो बता दिया आपने कितने एकड़ जमीन कितना क्या, अभी कोई सर्वे नहीं हुआ है कि किसकी कौन गरीबी रेखा में है कौन नहीं है, यही नहीं सर्वे हुआ है। जैन साहब उसको चलेगा ये इशू, अरे ये तो चुनाव नहीं, अभी 3-4 साल चलेगा, तो ये 4 महीना इसको अच्छी तरीके से चलाना चाहिए इनको। मैं आपके पास आ रहा हूँ बहन साहब, हम जैन साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। जैन साहब मैंने सही कहा क्या? अभी कोई ऐसा सर्वे ही नहीं हुआ? आपने बिल्कुल सही कहा। इसकी विसंगतियां खुल के जब जो संसद में भी बहस हो रही है और पेपर में और मीडिया में आप लोग भी बहस करना, उसमें खुल के सामने आ रही है। देखिए 8 लाख की जो सीमा रेखा रखी है जी, और जिस तरीके के आंकड़े आज देश में उपलब्ध हैं, उसमें ये बिल्कुल सार्वजनिक हो गया है कि 8 लाख की सीमा में इस देश का 95% आदमी आता है जी। अब इस 95% में से SC, ST और OBC का जो तबका है उसको भी अगर माइनस कर दें जी, तो भी इस देश में बचा क्या, सारा ही तो देश गरीब है जी। तो ये तो पूरे देश के लिए 10% आबादी 10% आरक्षण की बात कर रहे हैं, सीमा रेखा तो तय होने की स्थिति ही नहीं है। दूसरे जो मापदंड है उनमें भी अभी मैं पढ़ रहा था और संसद में भी इसमें बहस चल रही थी कि आपके रूरल हाउस होल्ड की इनकम 22,000 है, अर्बन हाउस होल्ड की औसत इनकम 51,000 है और इसमें पूरा का पूरा 92% आबादी कवर हो जाती है जी। तो बचा क्या, कौन है फिर, गरीब है कौन इस देश में जिसको आरक्षण दिया जा रहा जी। अब देखिए, मैं सपाक्ष जो बार बार बात कर रहा वो इसलिए कर रहा है कि परिस्थितियां, अभी आशीष जी भी बोल रहे थे कि इन 70 सालों में परिस्थितियां बहुत बदली हैं जी। शिक्षा के स्तर और शिक्षा की पहुंच भी बढ़ी है जी, समानता के अवसर भी सबको मिलने लगे हैं। वो जो आदमी आज भोपाल में पढ़ रहा है, चाहे किसी भी वर्ग का हो, वो समान अवसर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे को या आपके बच्चे को एक ही स्कूल में अलग अलग शिक्षा दी जा रही हो, ये तो अवसर की समानता है। अब भी हम पिछड़ेपन की बात करते, कौन सा पिछड़ापन, कैसा पिछड़ापन? जैन साहब केवल भोपाल में रह के भोपाल के दायरे की बात ना करें। बैन साहब आपको पूरा, बैन साहब एक देश की बात करें। अरे बैन साहब एक मिनट, जिले भोपाल में नहीं आए। अरे बैन साहब उनकी बात आने दीजिए, फिर आप ही पास आ रहे हैं, आप अपनी बात कहिएगा। इस तरह में क्या होगा कि ना आपकी बात जाएगी दर्शक तक, ना उनकी बात जाएगी, इनके बाद आप ही के पास आ रहे हैं।
तो भोपाल की जो बात कर रहे हैं, ये भोपाल एक उदाहरण है। आप इसमें अच्छा दूसरा एक और बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा है, आप ये देखिए, ये जो बात कर रहे हैं कि साहब दूर के गांव में जाएंगे तो क्या होगा, हम भी चाह रहे हैं कि दूर के गांव में अच्छी शिक्षा मिले, तो क्या वो आरक्षण से पास हुआ 4 नंबर 5 नंबर लाने वाला आदमी अच्छे से शिक्षा देगा उस गांव में? कौन देगा अच्छी शिक्षा? जी, व्यवस्थाएं अगर नहीं है, सबसे बड़ी खराबी जो है कि शिक्षा का स्तर ही हम और आप सब जानते हैं कि इस देश में लगातार गिरा हुआ है। जब तक शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा ये चीजें नहीं सुधरने वाली हैं। हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बेकार की चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जैन साहब, उसमें 8 लाख इनकम, 1000 स्क्वायर फीट से आप करने, ये सब दायरा जब फंसेगा तो उसमें बहुत रेयर ही लोग आ पाएंगे। नहीं, रेयर नहीं आ पाएंगे, मैक्सिमम आ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं मैक्सिमम लोग इस परिभाषा में गरीब सिद्ध हो जाएंगे। ये बड़ी आयरनी इस देश में कि 2.5 लाख के ऊपर अगर आपकी कमाई है तो आप टैक्सेबल हो जाते हैं जी। और आपको ये बता दूं कि ये जो आरक्षण की जिस पे ये बिल आया है पूरा का पूरा जी, ये पूरे के पूरे बिल सन 2010 में कांग्रेस के जमाने में मनमोहन सिंह जी जब मंत्री थे जी, तब एक आयोग SR सिन्हो आयोग बना था। हाँ। उस आयोग ने ये रिकमेंडेशन की थी कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास एक अलग से डिफाइन की जाए जी। उसमें उनके प्रावधान बड़े सीधे से थे कि इसमें किसको डिफाइन करेंगे, तो उनने बिल्कुल सीधा कहा था कि वो व्यक्ति जो इनकम टैक्स नहीं देता जी, मतलब उसकी इनकम, आपकी जो इनकम टैक्स की सीलिंग है उससे कम है जी। यहाँ क्या हुआ, 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए रख के 2.5 लाख पे आप इनकम टैक्स पे ही मान रहे हो और 8 लाख रुपए की सीमा रख रहे हो। तो मैं आपको बता चुका कि 98% 96% आदमी गरीब है आज इस देश में। तो वोट डालेंगे तो सारे ना 50 से ऊपर वाले वोट तो बिल्कुल डालेंगे साहब। मैं तो कह रहा हूं कि चुनाव आयोग कोशिश कर रहा 100% डाले, 50 की क्या बात है। बस 5% पे जाल नहीं फेंका है, बाकी सब तो फेंक दिया है। जी बेन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ साथ में एक बेन साहब मेरा भी सवाल है। आप जैन साहब ने जो भी कहा है उसका आप उत्तर दीजिए। एक सवाल मेरा भी, आपने कहा आर्थिक आधार पे, जातीय आधार पे, आर्थिक आधार पे यहां दे रहे हैं ना, तो क्या आपको नहीं लगता है, आप 50% आरक्षण रखिए, आप जाति जिसकी संख्या जितनी आरक्षण उतना, लेकिन वहां भी आर्थिक आधार नहीं लागू होना चाहिए क्या? आपकी नजर में क्या है? अगर कोई 8 लाख से ऊपर वाला SC ST का व्यक्ति है, 8 लाख से ऊपर उसकी कमाई है, क्या उसको आरक्षण मिलना चाहिए? जिसकी कमाई प्रतिदिन 100 रुपए नहीं है, उसी वर्ग से आने वाले को क्या उसको हक नहीं मिलना चाहिए? अगर 8 लाख कमाई वाला, निश्चित आप भी जानते होंगे, जो आगे जो SC ST के लोग हैं जिन्होंने एक बार आरक्षण ले लिया वही आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये ऐसे त्रिशंकु बन रहा है, नीचे वही होता जा रहा है, जबकि ऐसे होना चाहिए धीरे धीरे, तब तो जाके समानता आएगी, समरसता आएगी। क्या आपको नहीं लगता है आर्थिक आधार पे आपके यहां भी कट ऑफ होना चाहिए? अब आप जैन साहब को उत्तर दीजिए, फिर मेरा दीजिए। देखिए, ऐसा है कि आर्थिक आधार पे ये बार बार ये कहा जा रहा है लोगों को कि जातिगत आधार पे कुछ ही लोगों को आरक्षण मिल रहा है जी। ऐसा बहुत ही गलत ये कथन है। बार बार स्पार्क्स के हमारे साथी, आप लोग भी बहुत प्रश्न करते हैं कि केवल उसी को मिल रहा आरक्षण। कौन कहता है उसको आरक्षण मिल रहा है? जो हमारे साथी, हमारा समाज, हम लोग भी सामाजिक स्तर पे काम कौन कहता है? हम कह रहे हैं। नहीं, आप देखिए, जो स्टडी है वो कह रहे हैं। देखिए सर, परिवार को मिल रहा है। नहीं, गलत है ये गलत शब्द है कि एक फैमिली को मिल रहा है, ये गलत है। ऐसा नहीं है। जो लोग इसको योग्य, जो सरकारें जब निकालती है वैकेंसियां, जो लोग योग्य पाए जाते हैं, निश्चित तौर पे वो गांव से भी लोग आते हैं। पर देखिए आप, अच्छा ये बताइए, आपने कहा ना कि आप लोग माने जो सवर्ण हैं वो सबल थे, जिसके कारण उनके बच्चे हमारा हक मार के एडमिशन ले लेते थे, नौकरी पा जाते थे, ठीक है। अब आप लोगों के यहां भी सबल और दुर्बल हो गए हैं। एक गांव में अगर जाएं आप, बैन साहब, मुझे सवर्ण के रूप में मैं एक जर्नलिस्ट, मुझे लगता है त्रिपाठी सर, मैं जब भी बोलता हूं तो प्रश्न आप ही फेंकने लगते हैं। नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं बैन साहब कि आपका जो हक है उसको 27%, 33% जो भी आरक्षण है उसको कम कर दिया जाए। मैं इस बात की ओर आपको ले जाना चाह रहा हूं कि आज भी एक गांव में जिसके घर से जो SC ST हैं, उनके घर से जिसको नौकरी मिल गई, उनके बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके बच्चे सबल हो गए हैं। लेकिन आज भी, मैं अब नाम नहीं लूंगा, हम जो 70 परिवार में से 69 परिवार आज भी मजदूरी कर रहे हैं आपके वर्ग के लोग।
बिल्कुल उनको कैसे मिलेगा? इसी बात को तो दुख है कि आज जब खुद कह रहे हैं आप कि 70% लोग हमारे लोग मजदूरी कर रहे हैं जी। आरक्षण का आज तक सरकारों ने, चाहे कोई भी सरकार रही हो जी, लोगों की मानसिकता अभी तक है कि हमारे लोग तो आरक्षण, अभी भी आपको बता दें, अब बार बार हम ये कहेंगे, ये आज भी हमें कहें कि जब हमको आरक्षण मिला, आज भी मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आज भी हमारे पद खाली पड़े हैं, बैक लाख की पूर्ति नहीं हो रही, तो आरक्षण क्यों नहीं खाली रहेगा? जब हम कहते हैं सब भर दीजिए ना, मजदूरी कर रहे हैं उनको थोड़ी आप बिठा देंगे, जिनकी आप ही लोग बैठेंगे जिन्होंने आरक्षण ले लिया। ऐसा किसने कह दिया भाई? जिसकी जैसी योग्यता उस हिसाब से पद खाली है, भरे ना, सरकार भरी नहीं रही है। पद भरे जाते हैं। देखिए बहन साहब, आप मेरे साथ चलिए, नियुक्तियां भी होती है। नहीं कहाँ होती साहब? कितने बहन साहब आप मेरे साथ चलिए, अगर बहन साहब मेरे साथ चलिए, 15 अगर एससी की पोस्ट निकली है किसी जगह, आप खुद देख लीजिएगा, वो गांव का मजदूर है जिसका बच्चा पढ़ के आया है, 12वीं पास किया, वो हक रखता है, उसको नहीं मिलेगी। तो क्या आप समान वर्ग से मानते हैं कि आप भी? नहीं, आज आप ही के यहाँ के लोग उसको ले लेंगे। सवर्णों में देखिए आपकी, जिसको आप जो कह रहे हैं सवर्णों, आप सवर्ण को जाने दीजिए, कुएं में डाल दीजिए। सवर्णों की संख्या हम बात कर रहे हैं कि आज आप लोगों ने उनका ही हक छीन लिया है, अपने वर्ग के लोगों को ही। नहीं, वो गलत कहना है आपका। यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि आरक्षण का लाभ कुछ मुट्ठी भर लोगों को, आरक्षित वर्ग के मुट्ठी भर लोगों को मिल रहा है। आप ये समाज के बहुसंख्यक लोग, मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि सरकार के इस आदेश का मैं समर्थन करता हूँ। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि नहीं, मैं समर्थन नहीं करता हूँ मैं, लेकिन कोई भी सवर्ण को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, भारी उसके हिसाब से हिस्सेदारी दे दी जाए, खत्म बात। नहीं तो फिर बेचारे कहाँ जाएगा? वो जो लोग, जो 52% लोग हैं, 52% जो पिछड़े वर्ग के हमारे साथी हैं, जो 52% के हकदार हैं, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा? जब आप 15% लोग, सुन लीजिए, गोल्ड मेडलिस्ट जो डॉक्टर हैं, MD MS कर रहे हैं, 40 से 45% विदेश चले जा रहे हैं। आज अमेरिका, इंग्लैंड, इनकी चिकित्सा जो व्यवस्था है वो इंडियंस के ऊपर है। सर मैं आपको बता दूं, मानसिकता बता रहा हूं ना, पिछले 16-17 में IAS की परीक्षाओं में हमारे लोगों ने 80% प्राप्त किया, जब उनका वाइवा हुआ तो 10% दिया गया। मतलब ये मानसिकता नहीं तो क्या है? आप बताइए कि हम जब लिखे IAS में आपका रिजर्वेशन है भाई, रिजर्वेशन लोग बात वो नहीं है, लेकिन मानसिकता की बात बता रहा हूँ कि आप जब एक बच्चा SC ST का 80% ला रहा लिखित उसमें, और वाइवा में जाके 10% कैसे हो जा रहा? और जो सवर्ण जाति के लोग हैं उनको 50% या 30% नंबर आ रहे हैं, उनको 80 नंबर दिया जा रहा है। ये कौन सी बात है? ये कैसे? ये तो मानसिकता की, अभी पिछले आंकड़े हम बताया था आपको। जैन साहब बताइए कि IAS UPSC में रिजर्वेशन है? नहीं बिल्कुल नहीं है। त्रिपाठी जी पहले तो इनकी बात का ही जवाब दो। अगर ये भेदभाव होता, इक्का दुक्का प्रकरण पे नहीं जाइए, किसी एक व्यक्ति विशेष की, किसी एक व्यक्ति विशेष ने या व्यवस्था में किसी एक ने ऐसा कर दिया तो वो सामान्य चीज नहीं हो गई। जो आप बता रहे हैं, अगर ये स्थिति होती तो टीना डाबी टॉप ना करती सामान्य से, वो इनके ही वर्ग की थी, तो कैसे कह रहे हैं कि उसको वाइवा में कम दे दिए होंगे और रिटेन में ऐसा हो गया होगा? वो टॉपर है भाई, तो कहीं तो मिला होगा उसको, तब तो दिया है। तो ये भेदभाव की बात बेकार है। 2-3 प्रश्न उठे। दो अंतिम दर्शक हैं, उनको सोनभद्र से हैं विपिन जी, सवाल करें। हाँ सर, सवाल करें विपिन जी। सर ये है कि जैसे जो ये 8 लाख का जो क्राइटेरिया बनाया गया है जी सर, हम ये चाहते हैं कि मतलब जो भी, चाहे पिछड़ी जाति हो चाहे सामान्य का हो, सर हम चाहते हैं कि 3 लाख का हो तो सही है सर। 8 लाख में तो सर मैक्सिमम जॉब वाले ही हो जाएंगे, जो नौकरी कर रहे हो वो तो अगर एक बार मिल गया तो फिर दोबारा मिलने का सर चांस ही नहीं है। बिल्कुल विपिन जी, मैं एक सलाह दूंगा आपको। हाँ सर, ये मोदी जी को ट्वीट करिए आप, हम भी ट्वीट करने वाले हैं कि वाकई में जो गरीब है उसकी साल भर की कमाई 1.5-2 लाख से ऊपर नहीं होती, उसी को मिलना चाहिए। वही अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, बाकी 3 लाख की पढ़ाई वाला वो पढ़ा लेता है। जी जैन साहब अपनी बात करें। जो अभी आप चर्चा कर रहे थे उसमें 1-2 चीजें उठ के आई थी, और जो अभी दर्शक विपिन जी बोल रहे थे ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए आप अभी बात कर रहे थे कि आरक्षित वर्ग जो तथाकथित रूप से अभी तक आरक्षण का लाभ पाता रहा, उसका बोध दबका जो ऊपर उठ गया उसको बाहर चले जाना चाहिए। ये बिल्कुल जस्टिफाइड चीज है और होना भी चाहिए। अब आप देखिए, जो अभी सवर्णों का आरक्षण का प्रावधान किया जिसमें सीमा 8 लाख दी गई, हमारे और आपके बीच में रोज देखते हैं एक ब्राह्मण रिक्शा चला रहा है, वो 8 लाख की सीमा में कभी नहीं आएगा, जीवन में नहीं आएगा। एक आदमी
चपरासी बन के या बहुत छोटी सी नौकरी में 2000-3000 रुपए में किसी के यहाँ चौकीदारी कर रहा है, वो 8 लाख की सीमा में नहीं आएगा। जो इनके वर्ग के साथ हुआ कि इनकी क्रीमी लेयर पूरा खाती गई और वो वंचित जो आप कह रहे हैं कि 70 में से 69 वही है। हम जिस गांव में हैं वही उसमें 2 परिवार आगे निकले हैं, बाकी आज भी वही मैं 50 साल बाद भी देख रहा हूँ वो वही है। बिल्कुल। तो ये जो व्यवस्था बनाई जा रही है 10% आरक्षण देके 8 लाख की सीमा रेखा वाली, विपिन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसको रखा जाना चाहिए जो बीपीएल है उसके लिए जी, तब वो वास्तविक वंचित जो है उसको लाभ मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, सवर्णों को आरक्षण नहीं चाहिए, सवर्णों को संरक्षण चाहिए जी। आप हमें इकोनॉमिकली साउंड करिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, उसको पढ़ने के लिए संसाधन मुहैया कराइए जी। जब कट ऑफ आएगा तो कट ऑफ की स्थिति यही रहेगी, भले ही ये 10% आपने आरक्षण दे दिया, वहां भी वो जो बच्चा आएगा वो 90%, 80%, 95% लेके आने वाला है जी। ये तय मान लीजिए, उसको असली जरूरत संसाधनों की है, आरक्षण की नहीं है। और ये आरक्षण तो जो 50% खुला आरक्षण था उसी में से तो काटा आपने जी। कोई 50 में से 15% आज भी नौकरियों में देखें, हम लोगों की संख्या, ऐसा लगता जरूर है कि हम लोग को तो आरक्षण के दायरे में रख दिया, तो हम लोग आरक्षण के दायरे में केवल सीमित आ गए हैं। आज भी जब भी नौकरियां निकलती हैं, 50 अगर निकलती है तो उसमें सामान्य वर्ग के लिए, अभी तो कुछ लोगों ने ये कर दिया, कई यूनिवर्सिटी में हो गई कि जो आरक्षित वर्ग का है चाहे वो 90% भी लाए तो आरक्षित वर्ग में ही जाएगा। जब हमारा कहना आरक्षण उसके लिए लागू है जो कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा जी। समान में हम भी हैं, अनारक्षित हम भी हैं। हम अगर अपनी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग नहीं कर रहे तो हम उसमें जाएंगे, पर अभी 50% भी आपका उसके आगे एक सिस्टम बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है। यदि कोई कोई व्यक्ति बहुत बीमार है तो उसको ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, सुविधा दी जाती है कि भाई इसको आईसीयू में रखो, जब ये अच्छा हो जाएगा तब इसको लाके अपन सामान बेड में रखेंगे। जो लोग बीमार हैं, जो बेचारे कमजोर हैं, जिनको आगे लाने की जरूरत है, जिनको स्वस्थ रखने की जरूरत है, उनको ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। अब ये तो आप लोग आगे आइए ना, दीजिए। जो बेचारे नहीं पा रहे हैं, आपके लोग जिन्हें ले लिया है वो अलग हो जाए, उनको दिलवाएं। बिल्कुल दिलवा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा ये गलत सोच है आप लोगों की कि आप उनको नहीं दिलवा पा रहे हैं। निश्चित तौर पे हम लोग भी काम कर रहे हैं। अब आप सवर्णों में भी कह ले, सवर्णों में क्या लोग वही लोग नहीं आगे आ रहे हैं, जिनके बच्चे आईएएस नहीं, जिनके बच्चे आईएएस है वही आईएएस बेचारे, और भी तो लोग पीछे जा रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं कह रहे? आरक्षण के कारण आरक्षण कहाँ, आरक्षण की बात कहाँ कर रहा हूँ मैं? 15% योग्यता पे योग्यता आईएएस बन रहे हो, योग्यता 50% योग्यता कोई भी अर्जित कर सकता है, योग्यता 15% है, उसके बाद 50% नौकरी के अनुसार जा रहे हैं ना, वो जो भी जा रहे हैं। 15% लोग 50% नौकरी पे जा रहे हैं। जो लोग 85% हैं उनको आरक्षण का वो देके कि एक सीमा तक रहेंगे आप, और मानसिकता ये है कि जब वो अच्छे नंबर भी लाते हैं तो भी उनको वाइवा में फेल कर दिया जाता है। तो ये कहाँ की नहीं, तो जब आपका आरक्षण 50% है तो 50 तो आपको लेंगे ही, वो चाहे वाइवा में फेल करें या नहीं करें। नहीं, तो आरक्षण की कहाँ बात, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अनारक्षित में सब आते हैं। आप आरक्षण की मतलब आरक्षण को आप उससे मत लीजिए, भागीदारी का मामला है ये आरक्षण का मामला नहीं है। आप आरक्षण कह के उसको दूसरे ढंग से उसको बरगला रहे लोग, ये एक्चुअल भागीदारी का मामला है, चाहे वो सेवा में हो, चाहे किसी भी मामले हो, शिक्षा में हो, ये भागीदारी का मामला है कि जो समाज वर्षों तक दबा रहा, हजारों वर्षों तक दबा रहा, जिसको सामाजिक जातिगत रूप में उसको दबाए रहे, उसको आने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में जो प्रावधान रखा। साहब अब अच्छा यही बताइए, आपने कहा 10% राजनीतिक उसमें था, राजनीतिक मामलों में भी चला आ रहा ना ये मामला, क्योंकि राजनीति है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। बात इसकी है कि प्रतिभा कहाँ जाए बहन साहब, प्रतिभा कहाँ जाए? जब किसी बीमार व्यक्ति को आईसीयू में लाके प्रतिभा कैसे संपन्न होगी? भाई आज हमारे लोग, हमारे जो घर के हमारे 90% लोग आज मजदूरी करते हैं। हाँ, करते हैं, उसके बाद भी बताते हैं 90 नहीं 95 प्रतिभाएं 5% लोगों ने कब्जा कर रखा है। मैं वही तो कह रहा हूँ बार बार त्रिपाठी जी, अगर आज बैकलॉग भर दिया जाता,
पद पूरे भर दिए जाते तो आरक्षण ऑटोमेटिक समानता आ जाती, आदर्श स्थिति आ जाती, आरक्षण की बातें ही नहीं आती। अब आदर्श स्थिति आने देते नहीं है आप लोग, आदर्श स्थिति आने देते नहीं है। बैकलॉग भरेंगे आप तो आप में से ही जिनने लाभ ले लिया वही लाभ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई हमारे गांव में काकू नाम के अगर मजदूरी कर रहे हैं तो उनको नहीं बैकलॉग आधार पे जो आरक्षण मिला है बैकलॉग भरने वाली। मान लीजिए अब देखिए इसमें जो बहस चल रही है, क्या अब ये क्या इसका भी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है सरकार की, केंद्र सरकार की तरफ से, क्या कि कौन जो जिनको आरक्षण मिल रहा था कि कौन मजबूत हो गया है, क्या उसको बंद करने की भी कोई बात हो रही है? क्या नहीं हो रही, ये बात नहीं हो रही। अब जो बैकलॉग की बात कर रही है, एक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई बैकलॉग खाली, यदि जब तक संविधान के अनुसार अनुरूप जो व्यवस्था बनी है तो उस बैकलॉग को भी भरना चाहिए। अब सवाल उस बात का है कि जो नौकरी करेगा वही तो बैकलॉग में आएगा। क्या आप नीचे उठा के लाओगे नहीं, तो वो तो उसका एक हक बनता है, अधिकार बनता है ना कि आप बैकलॉग भरिए। जो सिस्टम बन रहा है तो ये बात अलग है कि वो संपन्न है, नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, वो एक अलग विषय है। नहीं, वाल्मीकि प्रश्न लगाने की बात नहीं कि क्यों बैकलॉग भरे जाएंगे, क्यों बैकलॉग नहीं भरे जाएंगे, ये बात सवाल इस बात का है कि एक व्यवस्था के रूप से बैकलॉग भरे जाना चाहिए। वाल्मीकि सर से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। एक मिनट, आदर्श स्थिति आनी चाहिए। जब आप पद खाली रखेंगे तो बार बार आरक्षण की बात आएगी, सुनिए सहभागिता की बात आएगी। आप अलग विषय। बहन साहब आपसे वाल्मीकि से मेरा सवाल है। वाल्मीकि जी बहुत सीधा सा सवाल है और आप इसके आंकड़े बैकलॉग नहीं, आप इसके जितने भी आंकड़े सर्वे करवा लीजिए। आज भी 90 नहीं 95% यहां तक कि ग्रेजुएट किए बच्चे SC ST के बेरोजगार हैं। क्यों बेरोजगार है? नहीं ये ठीक है, ये बात सही है। अब बेरोजगार नहीं, क्यों बेरोजगार है? नहीं, क्यों बेरोजगार है? जिनकी अप्रोच नहीं है। नहीं ये गलत बोल रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। देखो ये देश के अंदर में अप्रोच SC ST में ही जिनकी अप्रोच है नहीं सारे पद नहीं, तो ऐसा नहीं है। ये बात ऐसी नहीं है कि किसी का अप्रोच होगा तो उसको घर बैठ के नौकरी मिल जाएगी। वो जिसकी अप्रोच है तो वो अप्रोच, अब वो सिस्टम खत्म हो गया कि कोई अप्रोच लगा के गवर्नमेंट नौकरी में पा लेगा, बात कर लेगा। ये सब ऐसी बात नहीं है। चूंकि आप एक बड़े चैनल में बात कर रहे हैं, इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। देखिए सब सिस्टम बना हुआ है देश के अंदर में, जो पदता रखता है, जिसका आरक्षण है, जिसका नहीं मिल रहा है, वो सबसे कंपटीशन में उतरते हैं और कंपटीशन में आने के बाद में वो आते हैं। वाल्मीकि जी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जैन साहब बहुत देर से कुछ करना चाह रहे हैं, मेरा आखिरी सवाल जैन साहब बात करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई है वो एज इट इज रहे। नहीं आपका आरोप इस बात का है कि जो संपन्न हो गए हैं वो संपन्न होते उनको खुद ब खुद छोड़ देना चाहिए। नहीं ये एक अलग विषय है। आज जिस विषय में बात कर रहे हैं उसकी मैं वही बैन साहब से बोल रहा हूँ। 10% आरक्षण की बात हुई थी कि केंद्र सरकार ने जो 10% सवर्णों के लिए लाया उसमें बात हो रही है। ये डिबेट हमारा चला गया कि आप जो संपन्न हो गए हैं, जो अनुसूचित जाति की या अनुसूचित जनजाति जिनको आरक्षण मिल रहा है, तो उनको कैसे हम हटाएं, ये आप इस विषय में आ गए। ये विषय नहीं है हमारा। हाँ बिल्कुल वाल्मीकि जी, लेकिन ये तो तय है ना, अगर वो व्यवस्था बन रही है कि 10% जिनको आरक्षण एक बार लाभ मिल जाएगा, केंद्र सरकार लाभ मिल रहा है इसमें, हाँ वो संपन्न हो जाएंगे, दोबारा नहीं मिलेगा उनको। उसमें बहस कराए तब इस बहस का मुद्दा बनेगा। अभी तो बहस का मुद्दा है। चलिए जैन साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? तोड़ने को कैसे मिला? वाल्मीकि जी ठीक बोल रहे हैं। 2-3 चीजें कहना है। ये विषय बहुत लंबा है और बहुत क्लिष्ट हो जाएगी, इतने कम समय में अपन नहीं कर पाएंगे। बैकलॉग बहुत उलझी हुई चीज है। आप कभी बैकलॉग पे अलग से बहस करेंगे, मैं 1 घंटे की पूरी चीज बता दूंगा। तो बैकलॉग पे नहीं जा रहा मैं, पर इतना अंत में जरूर कह रहा हूं बैकलॉग के जो भी डाटा मध्य प्रदेश सरकार के हैं वो गलत है, फर्जी है। अब बहस करेंगे आप तो मैं प्रूव कर दूंगा। नहीं अभी इस पे बहस नहीं। हाँ, इसलिए बैकलॉग पे चूंकि आपकी बहस चली थी तो क्लैरिटी देने के लिए मैंने कहा वो कर देंगे। दूसरी बात, बहस की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि सपाक्ष आरक्षण की व्यवस्था की आमूलचूल समीक्षा चाह रहा है। हम कोई आरक्षण नहीं चाह रहे हैं, हम आरक्षण की व्यवस्था को ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि कोई व्यवस्था जो 70 सालों में परिणाम नहीं दे पाई अपेक्षित, वो बदली क्यों नहीं जाती है, उसको और सुदृढ़ करने की कार्रवाइयां बार बार क्यों की जाती हैं? आप करें। 1 मिनट रुक जाइए भाई, जाति खत्म कर दें, आरक्षण खत्म हो जाए। जैन साहब क्या सपाक्ष इसमें विरोध अपना दर्ज करेगा केंद्र सरकार के खिलाफ में कि आपने गलत तरीके से इसको पेश किया है? जो हमारा मुद्दा था उस मुद्दे में बात नहीं हो रही है, गलत मुद्दे को भटका के आप लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं। सपाक्ष अपना विरोध प्रकट कर चुका है, दे चुका है, ऑफिशियली भेज चुका है। क्यों ये आरक्षण का लाभ नहीं चाहिए? हमें नहीं चाहिए। हम पूरी व्यवस्था को बिल्कुल सुसंगत तरीके से बनाना चाह रहे हैं। अब आशीष भाई इसमें आगे तक बात पहुंचाएंगे। जी आशीष भाई का ही कमेंट से ले लेते हैं। हम किसी का आरक्षण समाप्त करना नहीं चाहते, लेकिन आरक्षण व्यवस्था में पिछले 70 वर्षों में
जो कुछ भी आरक्षण लागू करने के कारण समाज में बदलाव हुआ है उस पर एक पुनर्विलोकन होना चाहिए। नहीं आशीष भाई, सपाक्स जो विरोध कर रहा है उसके बारे में बताइए कि नहीं, सपाक्स ने विरोध नहीं करना चाहिए। सपाक्स से सवर्ण आंदोलन को लेकर विरोध इसलिए कर रहा है कि सपाक्स की मंशा की बात पूरी नहीं हो रही ना, वो आरक्षण हासिल नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि उनको समृद्ध बनवाया जाए, उनको आर्थिक रूप से मजबूती दी जाए, ये मांग। जो गरीब है उसको आर्थिक, उसको सपोर्ट किया जाए, उसके बच्चे को अच्छे से स्कूल में पढ़वाइए, ये उसके बच्चे की फीस माफ करवा दीजिए। सबके लिए शिक्षा हमारे देश में उपलब्ध है और खास करके मध्य प्रदेश में तो शिक्षा में कई नए। क्या सपाक्स झूठा आरोप लगा रहा है? आशीष जी, सब जगह अगर मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी शिक्षा उपलब्ध है तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं। मध्य प्रदेश में शिक्षा देने के आधार पर किसी से जातिगत भेदभाव नहीं किया जा रहा है, तो फिर आरक्षण की जरूरत मध्य प्रदेश में बची ही नहीं साहब। शिक्षा अगर हो जाएगी तो सारा कुछ समाधान हो जाएगा। क्या आशीष जी नहीं लगता है कि इस जगह आरक्षण की जगह अगर मोदी जी ये कहते कि जो ये सवर्ण जो बीपीएल कार्ड धारक हैं सवर्ण, उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, आज वो उनका बच्चा इंटेलिजेंट रोज। मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने ये किया है, मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने किया है। इधर मत करो, वो जो सवाल और केंद्र में भी जो अभी हाल प्रावधान लेकर आए उसमें शिक्षा और उसमें ये व्यवस्था कहाँ है? आपने 8 लाख रुपए की प्रावधान रख दिया। आप लोगों को जो सपाक्स बोल रहा है कि हमको कैसे, देखिए अभी राज्यसभा में प्रस्ताव गया, हो सकता है वहाँ पर और कुछ संशोधन। सिस्टम ही पूरा गलत है, जो प्रस्तुत हुआ वही गलत है, समझ में आ रहा है। नहीं, लोकसभा ने उसको पास कर दिया, राज्यसभा ने पास इसलिए कर दिया कि कोई राजनीतिक पार्टी इसमें विरोध अपना दर्ज करना नहीं चाहती। तो आप करिए ना, आपकी पार्टी में विरोध करना चाहिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप विरोध करना चाहिए। पॉलिसी की बात आप नहीं चाहते सवर्ण आरक्षण तो कांग्रेस ने विरोध करना चाहिए। सपाक्स की बात कर रहा हूँ कि सपाक्स ने अपना विरोध दर्ज किया कि आप गलत तरीके से गलत दिशा में हमको लेकर जा रहे हो, हम कौन सी दिशा चाह रहे हैं, आप कौन सी दिशा ले जा रहे हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं कि सपाक्स का आंदोलन सवर्णों के साथ खड़ा हुआ था और सवर्णों की आवाज सपाक्स ने उठाई थी, इसलिए सवर्णों के लिए अगर हुआ है सपाक्स ये आवाज उठा रहा क्योंकि वो शुरू से ही सपाक्स जो प्रतिभा का बात करते रहे और उनका कहना है कि अगर कीचड़ में भी प्रतिभा है तो भर के आएगी, उनको बस सुविधा दे दीजिए, उनके बच्चों को मेडिकल कॉलेज में जो फीस लगती है उसकी मुक्ति दे दीजिए अगर वो सही है, उनके बच्चों को पुस्तक दे दीजिए, उनके बच्चों को कॉलेजों में एडमिशन के लिए रिजर्वेशन दे दीजिए। वो नौकरी और इस तरफ रिजर्वेशन नहीं चाहते, ऐसा जैन साहब ये सही है? बिल्कुल सही है। मैं तो कह रहा हूँ आप योग्यता को निखारने की सुविधाएं दें, योग्यता को सप्रेस करने के साधन मुहैया ना कराएं। जी त्रिपाठी जी, बीजेपी ने जिस तरीके से जो बिल लाया था, सपाक्स ने उसको स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी ने जो लाया है बिल, हम ये राजनीतिक दृष्टि से लाया है, हम इसको स्वीकारेंगे नहीं। जो बीजेपी सोच रही थी कि इसका फायदा मिल जाएगा, इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिलने वाला। देखिए बीजेपी ने किसी राजनीतिक फायदे के लिए इस बिल को लेकर नहीं आए, जनता की जो आवाज है उस आवाज को उन्होंने संसद में रखा। सरकार बनी थी, क्यों चिंता नहीं करी इस बात की? ठीक है, आप टाइमिंग पे मत जाइएगा, हमारा जो मोटिव है, हमारा जो आशय है वो मोटिव ठीक है, सपाक्स से क्लियर कर दिया आपने। चलिए, समय चूंकि हमारा समाप्त हो रहा है, अंतिम कुछ बहन साहब कहना चाहेंगे बहुत संक्षेप में? मुश्किल से इतना कहना चाहूंगा कि एक बार कह रहा हूं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उस हिसाब से आरक्षण दिया जाए, और जो लोग गरीब हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से, जिसपे भी उसको आगे लाना चाहिए, और पिछड़ों को उनकी संख्या के आधार पर 52%। बाल्मीकि जी, आप सहमत हैं? देखिए, दोनों तरह की इनको अलग अलग बात कर दी इन्होंने। ये 52% वाली अलग, कमजोर वाली बात अलग है। ये एक इस देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम जो गरीब तत्व है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो सामाजिक रूप से कमजोर है, उसको हम कैसे उठाएं, उसमें चर्चा होनी चाहिए, उसमें बिल आना चाहिए। और सारी राजनीतिक पार्टी को मिलकर हमारे देश की यदि कमजोर वर्ग की आर्थिक स्थिति या समाज में उनको मजबूती के लिए यदि कोई काम करना है तो उसका अलग से बहस करके अलग उनकी व्यवस्था बनानी चाहिए। इसको आरक्षण का रूप नहीं देना चाहिए। वो पिछड़ा वर्ग इसलिए बहन साहब कर रहे हैं कि अभी एक संगठन बना था जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग संगठन था, बहन साहब उससे भी जुड़ गए थे। मैं राजनीतिक नहीं हूँ, इसलिए राजनीति पर कोई बात नहीं करूंगा। आर्थिक की कैसा हमारे रूप से देश हमारा आर्थिक रूप से मजबूत हो, कमजोर वर्ग मजबूत हो, चाहिए। 40 से 45% डॉक्टर हिंदुस्तान के ये विदेश चले जा रहे हैं। ये विदेशों में, अमेरिका, इंग्लैंड में जो आप इलाज कराने जाते हैं ना, वहाँ हिंदुस्तान के डॉक्टर हैं। जरा इस तरफ भी इस देश की सरकार को देखना चाहिए। जन साहब क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि एक तो ये भ्रांति दूर कर लें, सपाक्स सभी वर्गों का संगठन है, सवर्ण का टैग मत लगाइए, सपाक्स सवर्ण नहीं है जी, उसमें पिछड़े भी हैं, SC ST भी हैं। इवन अभी शाजापुर में जो बात सपाक्स कह रहा उसी को लेके आपके ही भाई बंधु खड़े हुए हैं
झंडे लेके कि ये क्रीमी लेयर को बाहर करो तो हमारा नंबर आए। तो जैन साहब ये बीजेपी को समझाओ ना, बार बार सवर्णों का नाम क्यों ले रही है? नहीं, वो मैं तो सबको समझा रहा हूँ साहब, माइक के सामने। जैन साहब के समझाने से समझेंगे क्या? ये अपना आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप दोनों। आशीष भाई को बोलते हो, आशीष भाई समझो यार बात। हमारे साथ सारे समाज के लोग हैं, डर रहे हो? समाज पार्टी बना ली, केवल सवर्ण को ही तो जोड़ा है, कहाँ पिछड़ों को लिया? समाज पार्टी कहाँ? राजनीतिक पार्टी आपकी ही तो, त्रिवेदी जी आपके संरक्षक थे, बाद में उसमें कोई पिछड़ा वर्ग नहीं हुआ ना, उसमें कहाँ पिछड़ा वर्ग जुड़ा? सवर्ण समाज पार्टी बना ली आपने। हमारे यहाँ की प्रतिभा पलायन नहीं करना चाहिए, जो विदेशों में जा रही है आरक्षण के कारण कहीं न कहीं वो बहुत डिप्रेशन में है बच्चे, कि आज अगर आरक्षण का लाभ हमको भी मिलता। 45% सर्वे आया है एमडीएमएस करने के बाद, और आप विदेश इलाज करवाने जाते हैं। केवल सवर्ण लोग जा रहे हैं, सवर्ण ही ज्यादातर। नहीं, वो सवर्ण ही पूरे हैं। बैन साहब आप लिस्ट ले लीजिए, खैर उस पर बहस नहीं करते, जब तक सूची नहीं आ जाएगी पूरी तो हम आपको दिखा देंगे। अभी आपने कहा कि हमारे SC/ST के बच्चे जो पढ़े लिखे लोग बाहर हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ आप पद भरिए ना, हमारा आरक्षण ही तो पूरा नहीं कर रहे हैं बाहर है, तो फिर आप आर्थिक आधार पे देने का, जब आप सामाजिक आधार पे बाहर कब कहा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसको ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आदर्श स्थिति आई नहीं पा रहे हैं। कहाँ से सुना? मैंने कहा बाहर है, मैंने तो कहीं कहा ही नहीं। वो 40-45% जो आपने डॉक्टर को कहा है ना, वो थोड़ा सा डॉक्टर की ये बात सही है कि पढ़ने के बाद में कोई ना कोई हमारी व्यवस्था गवर्नमेंट से बननी चाहिए कि वो पहले यहाँ सेवा दें, यही हो जा पाए, सबसे बड़ी बात एक व्यवस्था बननी चाहिए। समय समाप्त हो गया। इसको सरकार अगर सुनिश्चित कर देती तो सुंदर पिचाई माइक्रोसॉफ्ट का CEO नहीं होता, इस देश में सेवा दे रहा होता, वहां नहीं चला जाता, वहां ना चला जाता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों सभी का, बैन साहब आपका, जैन साहब आपका, वाल्मीकि जी और आशीष जी आपका हमारे साथ चर्चा में। तो गीता के अनुसार मनुष्य भगवान का विशुद्ध अंश है और इसमें जाति नाम की चीज नहीं है, तो फिर जाति का आधार कैसा? लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने फायदे के लिए आरक्षण और आरक्षण के नाम पर जातियों के बीच विभेद पैदा कर दिया है, कहीं पिछड़ों के नाम पर तो कहीं आर्थिक आधार को जरिया बनाकर। राजनीतिक दलों के लिए आरक्षण अब एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिस पर सवार होकर वो राजनीतिक पैतरा भाजते हैं। दल कोई भी हो, सभी को आरक्षण का यह मॉडल भा रहा है, इसलिए हर दल के नेता इस विषय पर बोलना एक तरह से पाप समझते हैं। समझे भी क्यों नहीं, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था संख्या बल का खेल है, वोट वाली राजनीति है, इसका सीधा सा चुनावी गणित है कि समाज में फूट डालो और अपने पक्ष में गोलबंदी करो। जिसकी गोलबंदी मजबूत, सत्ता उसकी, और शायद इस समस्या का निदान सालों साल नहीं हो पाएगा। लेकिन चिंता इस बात की है कि कहीं यह राजनीति देश को एक बार फिर न गुलाम बना दे। जनता मांगे जवाब में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवालों के साथ। नमस्कार।